नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग साइंस के बारे में पूछते रहते हैं कि कैसे अपन जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ें। देखिए, अगर आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि जितने भी हो सके मैं अपने तरीके से आपको क्वेश्चन वहाँ से बना के याद करवा दूँ एनसीईआरटी। ठीक है, तो उसी का एक कड़ी लेके हाजिर हैं और चाहेंगे कि समय समय पे आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन लाके आपको दिया जाए, ताकि आप क्वेश्चन के फॉर्म में एनसीईआरटी पढ़ सकें। ठीक है, तो शुरू करें। ऐसा क्वेश्चन आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन मुझे खुद फ्रेम करना पड़ता है, ऑप्शन भी मुझे खुद देना पड़ता है। तो इस वजह से ये सब क्वेश्चन आपके बुक में नहीं दिखेंगे। हाँ, इनडायरेक्ट वे में कहीं और दिख जाएंगे, लेकिन हूबहू आप खोजेगा तो कोई बुक में नहीं मिलेंगे। तो एनसीईआरटी का पढ़ने का मतलब यही है कि उससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाए उसको आप अपने तरीके से विकसित कीजिए कि वहाँ में जो भी एनसीईआरटी है कैसा क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, लैब में खाद्य पदार्थ में प्रोटीन के परीक्षण के समय कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं जिससे कि प्रखनली में उपस्थित खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी हो जाता है। कहने का मतलब कि एक एनसीईआरटी में ही ये दिया हुआ था क्रियाकलाप में कि अगर हमें खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का जो परीक्षण है वो करना है, तो अगर खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का अगर हम परीक्षण करते हैं तो पहले एक परखनली लेंगे। परखनली में क्या करेंगे, खाद्य पदार्थ को यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब ये खाद्य पदार्थ को डाल देंगे तो इसमें कौन सा रसायन डालेंगे जिससे ये पता चल जाएगा कि इसमें प्रोटीन है, और किस रंग का, वो भी बैंगनी रंग का होना चाहिए। अगर बैंगनी रंग का ये वाला जो आपका सब्सटेंस है खाद्य पदार्थ वो हो जाता है तो ये पता चलेगा कि इस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है। तो कौन कौन से रसायन मिलाएंगे, 2 बूंद कॉपर सल्फेट आपको मिलाना है और 10 बूंद कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा तो आपको पता होगा, लेकिन कई बार आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि जो कास्टिक सोडा है उसका फार्मूला क्या है, तो NaOH इसका फार्मूला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रोटीन का जो उपस्थिति का पता हम लगाते हैं वो कौन कौन से 2 रसायन के तहत हम लगा सकते हैं, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। ठीक है, प्रखनली में अगर इसका रंग कैसा हो गया, बैंगनी हो गया तो ठीक है। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन इससे फ्रेम हो सकते हैं कि कैसा रंग होना चाहिए, काला, नीला, हरा, पीला कैसा होना चाहिए अगर ये दोनों आपके रसायन इसमें मिलते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन ध्यान में रहेगा और आंसर भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आजकल के जो आप एग्जाम के पैटर्न देख रहे हैं वो ज़माना चला गया कि आपसे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो पूछा जाएगा, या विटामिन ए का रासायनिक नाम है ये सब पूछा जाएगा। वो सब ज़माना चला गया। इसी तरह से आपके लंबे लंबे क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, और ये एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी से उठा के लाए जाएंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं, किसे आफ्टर बर्थ कहा जाता है। देखिए, जो फीमेल जो पार्ट है, ठीक है, आधा जनन अंग है, उसमें एक पार्ट होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा देखिए माँ के गर्भ में होता है प्लेसेंटा। ये आपका एक चौड़ी गद्देनुमा मांसल स्ट्रक्चर होती है और उसके अंदर बेबी रहते हैं। ठीक है, उसके अंदर बेबी रहते हैं। तो ये है जो प्लेसेंटा, वो आप अगर कहीं वीडियो वगैरह देखे होंगे यूट्यूब पे तो ये सब जो बायोलॉजिकल वीडियो है वो पड़ा रहेगा। आप देखेंगे कि ये प्लेसेंटा के थ्रू ही जो शिशु है उसको ऑक्सीजन जितना भी न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो मिलता है प्लेसेंटा के थ्रू। तो इस प्लेसेंटा को, ये गद्देनुमा जो स्ट्रक्चर होता है मांसल, उसे कहते हैं आफ्टर बर्थ। क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ही बेबी बाहर निकल जाते हैं तो ये जो प्लेसेंटा है उसका काम खत्म हो गया, क्योंकि बच्चे अब तो बाहर निकल गए तो बाहर से अब उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, माँ का दूध मिलेगा या हवा पानी जो भी बाहर से मिलेगा। अब इसका कोई काम नहीं रहा ये प्लेसेंटा का, तो ये आपके ब्लड के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। ये टूट के यानी कि आफ्टर बर्थ ये निकल जाएंगे। इसीलिए प्लेसेंटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा के बारे में ये पूछा जाएगा कि कौन से स्ट्रक्चर में
जब तक शिशु माँ के गर्भ में होती है तब तक उसका विकास में सहायता करता है, भोजन पानी सभी के रूप में, ठीक है। तो प्लेसेंटा उसको सभी प्रकार के न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, प्रथम मासिक चक्र को कहा जाता है। देखिए प्रथम मासिक चक्र को देखिए लड़कियों में मासिक चक्र आता है, ठीक है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो पहली बार अगर कोई बालिका में आई, यानी कि छोटी सी बच्ची होगी, ठीक है, 12-13 साल में ही तो आ जाते हैं, तो उस पहले प्रोसेस को, जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसको कहते हैं मेनार्की, MENARCHE, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो रजो दर्शन। दर्शन से ही पता चल जाएगा कि कोई पहली बार दर्शन देता है। तो पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है तो उसको कहते हैं रजो दर्शन। और अगर लास्ट बार कोई फीमेल जैसे 55-60 का हो जाती है, तो लास्ट बार जब आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको कहते हैं रजो निवृत्ति, या आप इंग्लिश में बोले तो मेनोपॉज। पॉज मतलब आप समझ गए होंगे कि रुक गया, ठीक है। तो यानी कि मासिक चक्र अगर महिला में रुक जाती है, यानी कि लास्ट बार आती है, तो उस लास्ट बार के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको कहते हैं रजो निवृत्ति, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा प्रथम बार को क्या कहते हैं और लास्ट बार को क्या कहते हैं। एक वर्ड होता है ओवोल्यूशन। ओवोल्यूशन मतलब अंडोत्सर्जन। मतलब क्या होता है कि जो डिम्ब वाहिनी है वो परिपक्व होकर यहाँ से एग निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाती है, तो एग निकलने की प्रोसेस को ही कहते हैं ओवोल्यूशन, यानी कि अंडोत्सर्जन, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन का मतलब आपको समझ में आ गया। अगला देख लेते हैं, स्त्री के बाह्य जनेंद्रिय के अंतर्गत आते हैं, यानी कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंतर्गत कौन आते हैं। तो देखिए एक्सटर्नल जो जनन अंग हैं, तो एक्सटर्नल की बात करें तो ओविडक्ट कहाँ पे होते हैं, विजाइना के अंदर होते हैं। देखिए ये वाला आपके ओविडक्ट है, ये मैंने विजाइना का पूरा प्रॉपर, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैंने एक सिंपल सा चित्र बनाया है, जिसमें ये आपके ओविडक्ट हो गए, ठीक है, ये यूटेरस हो गए, ये विजाइना हो गए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पार्ट हैं और ये यहाँ पे ही जो शिशु है वो डेवलप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बाह्य जनेंद्रिय के अंतर्गत, तो देखिए ये आपके हाइमेन। हाइमेन क्या होता है, एक प्रकार की पतली झिल्ली होती है। कहते हैं ना कि कोई भी लड़की वर्जिन होती है और जब प्रथम बार सेक्स करती है या किसी भी वजह से ये जो झिल्ली टूट जाती है तो थोड़ा सा ब्लीडिंग होती है, तो ये जो झिल्ली होती है उसी को कहते हैं योनि छद, यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो हाइमेन बोलते हैं, ठीक है। हाइमेन समझ में आ जाएगा कि हाइमेन मतलब कि आप समझ गए होंगे, बाकी डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा और आप फील करेंगे, ठीक है। तो इस ये आपके बाहर होते हैं, तो इस वजह से ये भी आपके ऑप्शन सही है। और एक हो गया भग सेफ, अगर इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश ही ज़्यादा बेटर होगा, क्लिटोरिस। क्लिटोरिस जो कि इसको एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसे फीमेल पेनिस बोलते हैं। जैसे मेल का एक पेनिस होता है लंबा बातुलाकार, तो अगर फीमेल पेनिस की बात करें, हालांकि पेनिस तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर एक कंपैरिजन किया जाता है ना कि फीमेल पेनिस किसे कहा जाता है, तो क्लिटोरिस को ही फीमेल क्या बोलता है, फीमेल पेनिस बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि फीमेल पेनिस किसे बोला जाता है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है वो बाहर रहता है, वो कहाँ पे दिखता है उसको हम एक पिक्चर के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये होता कहाँ पे है, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बाहर का जो होता है वो दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आपको ये है, ठीक है, क्लिटोरिस। ये देखिए यहाँ जो पार्ट होता है ये बाहर से दिखता है, तो ये इसीलिए इसको देखिए, इसमें क्या होता है कि सेंसेशन होता है, तो जो सेक्स की जो इच्छा होती है या आप कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो हार्मोन सेक्रेट करती है, जिससे कि सेक्स की उत्तेजना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से आप देखेंगे पेनिस भी बाहर से दिखता है और ये क्लिटोरिस भी बाहर होता है, यानी कि बाहर जनन इंद्रिय तंत्र जो पार्ट है उसमें आपको मैंने बताया कि हाइमेन है और एक क्लिटोरिस है। तो क्लिटोरिस के बारे में आपको ज़्यादा समझ में आ गया होगा कि इसमें सेंसेशन होने की वजह से उत्तेजना बढ़ जाती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 1 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। ओविडक्ट तो मैंने बताया ही, ये अंदर का पार्ट होता है ओविडक्ट, ये वाला आपके अंदर का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 1 और 3। अगला देख लेते हैं, निम्न में से गर्भाशय की दीवार नहीं है। देखिए गर्भाशय 3 तरह के दीवार पाए जाते हैं गर्भाशय में, ठीक है। जो ये आपका यूटेरस है उसमें 3 तरह के दीवार होते हैं। एक बाहर का जो कि क्या कहलाएगा,
पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम जो कि बाहरी दीवार है, यहाँ पे देखिएगा ये आपके बाहरी है तो ये पेरीमेट्रियम हो गया। उसके बाद बीच वाला मायोमेट्रियम हो गया, मायो मतलब कि मिडिल, इस तरह से याद रखेंगे। और यहाँ पे इंडोमेट्रियम यानी कि अंदर वाला दीवार हो गया। यानी कि आपके जो गर्भाशय होते हैं वो 3 तरह के दीवार से बने होते हैं। पेरीमेट्रियम, पेरी मतलब पेरीफेर, आप मान सकते हैं कि पेरीफेरी मतलब क्या होता है, बाहरी होता है, तो ये बाहरी हो गया। फिर इंडो मतलब अंदर होता है, मिडिल मतलब मायो मतलब मिडिल आप मान सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की दीवार से बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि दीवार से नहीं बनी होती है, यानी कि इनसे बनी होती है। इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट करके आपसे पूछा जा सकता है। मंड, देखिए इससे पहले मैंने बताया कि प्रोटीन का जो उपस्थिति है उसको लैब में कैसे पता लगाएंगे, कोई भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं है, ठीक है। अब हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का पता कैसे लगाएंगे, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट का लैब में परीक्षण करते समय प्रणाली में रखे खाद्य पदार्थ में क्या रसायन मिलाने से इसका रंग काला या नीला पड़ जाता है। देखिए मंड, आप कोई भी खाद्य पदार्थ लिए उसमें मंड है कि नहीं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, तो उसको क्या करेंगे, पहले परखनली में डालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के इसमें परखनली में एक मतलब कि पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इसमें कौन सा रसायन डालना है जिससे कि हमें पता चले कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो अगर आप तनु आयोडीन विलयन डालते हैं तो इसका रंग अगर काला या नीला हो जाता है तब हम ये पता लगाएंगे कि इसमें मंड है। अगर काला या नीला नहीं हुआ तो इसमें मंड नहीं है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो आपको ऑप्शन क्या याद रखना है, या आप कह सकते हैं कि इसमें क्या चीज़, कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखना है कि मंड की उपस्थिति कौन सा रंग सूचित करता है, काला या नीला, ठीक है। और कौन से चीज़ों को मिलाते हैं, कौन से रसायन को मिलाते हैं तब मंड की उपस्थिति का पता लगता है, तनु आयोडीन विलयन। देखिए तनु कॉपर सल्फेट है या NaOH का विलयन है, ये सभी कॉमन नाम है जो कि आपको दिख जाएंगे हर एक ऑप्शन में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसमें क्या मिलाना है, तनु आयोडीन का विलयन मिलाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान क्या है। यानी कि ऊष्मीय मान का आपसे ये पूछा जाएगा कि SI मात्रा क्या है। पहले तो आपसे पूछा जाएगा कोई भी ईंधन होता है उसका ऊष्मीय मान का मात्रा क्या होता है, SI मात्रा। तो इसका क्या होता है, किलो जूल पर किलोग्राम। यानी कि 1 किलोग्राम कोई भी ईंधन जलेगा तो कितना किलो जूल एनर्जी उत्पन्न होगी, उसी को कहते हैं उस ईंधन का ऊष्मीय मान। तो अगर बात करें हाइड्रोजन की तो इसका 1.5 यानी कि 1.5 लाख किलो जूल उत्पन्न करेगा ऊर्जा, 1 किलो जलेगा हाइड्रोजन। तो CNG की बात करें तो इसका 1/3 यानी कि 0.5 लाख। अगर मीथेन की बात करें तो CNG और मीथेन तो एक ही जैसा गैस है, तो इसका भी 0.5 लाख किलो जूल पर किलोग्राम। अगर हम बात करें और भी जो पदार्थ होते हैं, और भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, उसका ऊष्मीय मान क्या होता है, हम NCERT के उस टेबल को देखने की कोशिश करते हैं जहां से मैंने इसको पिक किया था, ठीक है। 1 मिनट में इसको देख लूँ, स्क्रीनशॉट में मैंने इसको रखा था, देखिएगा। देखिए मैं आपके लिए NCERT पढ़ना शुरू कर दिया है। देखिए यहाँ से मैंने उठाया था, देखिए मैंने ये मतलब देखिए ये शायद 8वां का बुक में है, 8वां का जो NCERT का बुक है उसमें ये दे रखा है। तो आपको ये याद करना है, याद नहीं, एक कॉमन चीज़ें याद रखिएगा, हाइड्रोजन का याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा इसका आधा ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा LPG का ज़्यादा होता है 55,000। उसके बाद जैव गैस का देखिएगा उससे कम हो जाता है। तो ये आपको याद नहीं, बस 1-2 याद कीजिएगा तो उसके रिस्पेक्ट में आप टिक कर लीजिएगा। अब गोबर के उपले में तो ऑब्वियस है कम ही रहेगा, देखिए 8 से 6000 किलो जूल पर किलोग्राम है। तो इस तरह से आप देखिएगा NCERT को कैसे पढ़ना। देखिए दहन और ज्वाला का जो एक चैप्टर है उससे मैंने ये पिक किया है। तो आपको इसी तरीके से NCERT को पढ़ना है। देखिए मैंने आपको एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ के मैं आपके लिए क्वेश्चन पिक करता हूँ और उसको क्वेश्चन को फ्रेम करता हूँ, लिखता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो थोड़ा तो मेहनत लगता है बट कोई बात नहीं, आपको मैं बना बनाया क्वेश्चन आपको परोस दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।